हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बरहिया के माँ काली मंदिर में। ग्राम देवी मंदिर कहा जाता है इसको। हर जगह का अपना एक अलग इतिहास होता है, हर ग्राम का अपना एक अलग महत्व होता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राम प्रवेश सर, जो कि महिला महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। सर, हमारे चर्चा का मुख्य बिंदु यह है, सबसे पहले हम अपने बरहिया पर जानना चाहेंगे कि बरहिया का क्या इतिहास। स्थापक जय जय ठाकुर पृथु ठाकुर दो शाक्त बंधु थे जी, जो गंगा पार कर शंकर भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय आने जाने की व्यवस्था तो पदयात्रा ही थी, और उन्होंने गंगा पार करने के बाद अपने वस्त्र को, भीगे हुए वस्त्र को सुखाने के लिए बिना आधार का छोड़ दिया। वे तांत्रिक भी थे, ऐसा माना जाता है। और नीचे से वो जा रहे थे, ऊपर से बिना आधार का उनका वस्त्र जा रहा था। इसको देखकर ये इंद्रदमनेश्वर नाम के राजा थे, वहाँ पर उन्होंने उनको बुलाया, और बुला कर के स्वागत सत्कार के बाद, उचित सम्मान के बाद अपनी व्यथा को सुनाया। उनका एक बेटा था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था। जय जय ठाकुर पृथु ठाकुर अपने तंत्र विद्या से और कुछ दवा वगैरह से उनका इलाज उपचार किया, जो कालांतर में वो ठीक हो गया। इंद्रदमनेश्वर ने चाहा कि इन्हें कुछ दिया जाए, लेकिन ये पंचकर्मी ब्राह्मण थे और दान लेना ये स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन इसी क्रम में उन्हें स्मरण हो आया कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे, एक जगह है, डीह है, जहाँ चूहे और बिल्ली का झगड़ा हो रहा था। बिल्ली को चूहा पराजित कर रहा था। तो लगा कि डीह में शक्ति है, इस पर बसा जा सकता है, रहा जा सकता है। और अंत में बहुत आग्रह के बाद उन्होंने कहा कि अगर देना ही चाहते हो तो वो ज़मीन दे दो, जो इंद्रदमनेश्वर राजा के अधीन पड़ता था। वो हामी भर दिया। लेकिन एक दिन पहले, चूँकि जंगली एरिया था, लकड़ी के लिए बढ़ई को बेचा जा चुका था। फिर जैसे तैसे उनसे लिया गया, और संचिका के अनुसार इस गांव का नाम बढ़ैया पड़ा। बढ़ई कालांतर में बरहिया हुआ, और यहीं वो रह गए, जय जय ठाकुर पृथु ठाकुर। और तब से बरहिया है। कहते हैं कि लगभग, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, 800 वर्षों का इतिहास है। मतलब 800 वर्ष पुराना इतिहास है बरहिया का। प्राण ठाकुर कौन थे? ये जय जय ठाकुर पृथु ठाकुर के वंशजों में कई पीढ़ियों के बाद प्राण चौधरी करके थे। वो चौधरी अपने टाइटल को बदल लिए थे, ठाकुर से चौधरी हो गए थे। प्राण चौधरी थे। ये मराठी की कहानी बतानी होगी, कुछ समय लग जाएगा। तो सर, यहाँ पर जो टाल क्षेत्र है यहाँ का, तो ये टाल क्षेत्र का इसका क्या इतिहास है, जो कि बरहिया के अंदर में? टाल क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि ये ताल था। शेर शाह सूरी के समय में मानव निर्मित वो नदी है जो हरुहर है। जब हरुहर नदी बनाई गई तो वो ताल से उपजाऊ ज़मीन हो गया। जो ताल था, सालों भर पानी जमा रहता था, वो उपजाऊ ज़मीन हो गया। बाद में उस ज़मीन पर जब खेती की जाने लगी और ये लोग बस गए, बहुत दिनों के बाद, कई पीढ़ियों के बाद, मराठी में प्राण ठाकुर की शादी हुई। और शादी का एक अलग कथा है, लेकिन शादी में उन्हें जो दिया गया, दहेज में दिया जाता है ना, तो गोरधोबा, ये कोहबरवा, इस तरह से विभिन्न विधानों के अवसर पर हजारों बीघे ज़मीन उनको दिए गए। और कुछ ज़मीन फिर बाद में वो लोग अपने पौरुष बल से हासिल किए, और आज जो बरहिया का टाल क्षेत्र है वो प्राण ठाकुर और उनके वंशजों से प्राप्त ज़मीन है, जिस पर हम लोग करते हैं। तो पहले ताल था, अब वो टाल है। कहते हैं अंग्रेज़ों ने TAL, ताल को TAL
टाल बोल दिया और तब से टाल हो गया अंग्रेजी संचिकाओं में। तो क्या इसी तरह का इतिहास यहाँ के दियारा? सर आपने टाल क्षेत्र पर चर्चा किया कि टाल क्षेत्र कैसे हुआ, और कहा जाता है यहाँ का दियारा क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, लगभग 25,000 बीघे से अधिक। तो इसका क्या ऐतिहासिक संदर्भ है? गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है ये सर समय समय पर परिवर्तित होते रहता है। जी यह इतिहास है कि माँ बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर के सन्निकट गंगा हुआ करती थी, जी और जिसका प्रमाण आज हम कहते हैं गंगतीरी। जी गंगतीरी का अभिप्राय गंगा का तीर। जी तो गंगतीरी यानी वहाँ तक गंगा थी, फिर गंगा चली गई बहुत दूर। जी चूँकि प्रत्येक नदियों में कभी इस किनारे तो कभी उस किनारे, तो जो गंगा का आंचल है जी उस आंचल पर जब उपज करने की बात हुई तो जो यहाँ के लोग थे अपना अपना ये किए, और इसलिए कहता है कि टाल क्षेत्र का कोई ये निबंधित पेपर केवाला वगैरह नहीं होता है, और किस तरह से है उस संदर्भ में मैं बहुत विशेष कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन चूँकि गंगा का आंचल क्षेत्र जो था उस आंचल पर कृषि हो रही थी, तो किसी न किसी का तो प्रभुत्व तो रहेगा ही, और इसलिए वहाँ ये रहा। हर अलग अलग काल में अलग अलग अपना इतिहास जोड़ता चला गया भैया। हाँ। ये आपका मुख्य। सर एक और ये है सवाल कि जो बड़हिया का भी नगर परिषद तक का सफ़र है, ये कहाँ शुरुआत हुआ? सबसे पहले बरहिया गांव था, आप सब जानते हैं। ये सर। उसके बाद नोटिफाइड एरिया हुआ। ये सर। नोटिफाइड एरिया यानी अधिसूचित क्षेत्र, ये सर। अंग्रेजी में नोटिफाइड एरिया बोलते हैं, हिंदी में अधिसूचित क्षेत्र, जिससे कि नगर जैसी सुविधा उपलब्ध हो। बाद के दिनों में चूँकि नगर पालिका अधिनियम में कई बार संशोधन हुए तो यहाँ नगर पालिका बना, और नगर पालिका बना बाद में जब संशोधन हुए बिहार सरकार के स्तर पर, तब इसको नगर पंचायत घोषित किया गया। ये कौन से वर्ष में हुआ है सर? नगर पंचायत, जहाँ तक हमको याद है कि पहला चुनाव नगर पंचायत का हो रहा था ये 80 के दशक में। 80 के दशक में पहला चुनाव हो रहा था। हम लोग छोटे थे और कई लोग, लेकिन उस चुनाव को फिर बाद में बिहार सरकार कैंसिल कर दिया, चुनाव नहीं हुआ। जी सर। चूँकि रिपोर्ट कुछ गया सही नहीं गया कि लोग आपस में संघर्ष की स्थिति में हो जाएंगे, जिससे कि अब तनाव होगा, इसलिए उस चुनाव को स्थगित कर दिया गया। वो चुनाव हुआ नहीं, लेकिन वो 80 का दशक रहा होगा। जी सर। तो सर और अभी जो बड़हिया में वर्तमान सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं पर चर्चा करें तो सरकारी में पढ़ाई को लेकर के क्या व्यवस्था है और स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था है? मैं जब अपने आप को शुरुआत से बताइए। हाँ अपने आप को देखता हूँ। जी सर। मैं श्री रामावतार सिंह उच्च विद्यालय बरहिया का छात्र रहा हूँ। जी सर। यद्यपि 6ठ वर्ग में मैं राजकीय कृत उच्च विद्यालय बरहिया में पढ़ता था। उस समय यहाँ तृतीय वर्ग से पढ़ाई होती थी, लेकिन सप्तम से मैं रामावतार सिंह उच्च विद्यालय में चला गया। तो ट्यूशन पढ़ने की जो प्रवृत्ति थी, कोई विद्यार्थी पढ़ता था जिसके पारिवारिक स्थिति अच्छे थे, वो वहाँ पढ़ाई करता था, ट्यूशन पढ़ने जाता था कुछ अच्छा करने के लिए। और अब की स्थिति तो अगर ट्यूशन नहीं पढ़ेगा विद्यार्थी तो शायद उसे उत्तीर्णांक नहीं मिल पाएंगे। यही उस समय की और आज की स्थिति है। तो सर ये एक हमारा सवाल यह है कि जो अभी कॉलेजेस हैं बड़हिया में, मेनली 2 कॉलेज हैं, एक बीएनएम कॉलेज है और एक महिला महाविद्यालय। हमने जब वहाँ जाकर के जाना ऑफलाइन ऑफ द कैमरा, तो बहुत कुछ जानने को मिला कि वहाँ की स्थिति बद से बदतर है। क्या यह इस पर कुछ बोलिएगा? हाँ, इस पर निश्चित रूप से हम बोलेंगे। इसके लिए हम अलग से आपके कॉलेज में वीडियो बनाएंगे। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो 80 के दशक की स्थिति थी, शैक्षणिक स्थिति, उन सबों में ये क्या कहते हैं कितना गिरावट हुआ, उसका मूल्यांकन करना मुश्किल है। आप भी इसी कॉलेज से पढ़े? हाँ, मैं भी महिला महाविद्यालय बरहिया में कार्यरत हूँ, और आज से लगता है कि 8-10 वर्ष पहले शायद महिला महाविद्यालय बरहिया में नियमित वर्ग हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में
कैमरे के सामने बोलने में भी हमको कोई गुरेज नहीं है। एक भी क्लास नहीं हो पाता है, अगर हम लोग चाहते भी हैं तब भी नहीं होता है। इसमें केवल और केवल या तो महाविद्यालय प्रशासन दोषी है, ऐसी बात नहीं है। छात्र छात्राएं, शिक्षक और विश्वविद्यालय प्रशासन तीनों की बराबर की जिम्मेदारी है। अच्छा सर, इस पर तो हम आएंगे, ज़रूर आएंगे आपके साथ, अगले एपिसोड में बात करेंगे, अगले चर्चा करेंगे। हालांकि मुख्य हमने अभी चर्चा किया है, और इसके अलावा जो छुटी रहेगी बातें उस पर अगली वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।